नमस्कार, आज है 17 अक्टूबर, दिन सोमवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75 जिलों में लॉन्च किए 75 डिजिटल बैंक। इंडिया 360 में बताएंगे ये डिजिटल बैंक क्या हैं और आम बैंकों के मुकाबले कैसे होंगे अलग। डिजिटल बैंक से जुड़े हर सवाल का देंगे जवाब। ब्रिटेन की सियासत में फिर मची उथल पुथल। अपने वित्त मंत्री को हटाने वाली प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, आखिर क्यों एक महीने में ही फेल हो गई लिज ट्रस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार ने दिखाया जोरदार दम। गिरने के बाद लगाई दौड़। सेंसेक्स में करीब 500 अंकों का उछाल तो निफ्टी 125 अंक दौड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की शानदार लिस्टिंग 52% प्रीमियम के साथ 90 रुपए पर हुआ लिस्ट, 84.5 रुपए पर हुआ बंद। और इस साल फिर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी। दर्शन के लिए जाएंगे 21 अक्टूबर को बद्रीनाथ केदारनाथ। तो ये थी सुर्खियां। अब जरा देख लेते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या। पूरे दिन की कहानी सुबह से शाम तक, कब कैसे क्यों हुआ, पूरी कहानी। तो महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर जारी लड़ाई के बीच अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं और आज सुबह खबर आई कि उपचुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मुर्जी पटेल की उम्मीदवारी वापस ले ली है। बीजेपी के इस फैसले के बाद उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके की जीत अब लगभग तय हो चुकी है। वहीं ऋतुजा ने सभी का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिंदे गुट के प्रताप सरनाइक ने बीजेपी से दिवंगत विधायक रमेश लटके की विधवा ऋतुजा को निर्विरोध जीतने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके बाद आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। इस बीच गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 सिलेंडर फ्री देने की घोषणा की है और इसके अलावा सरकार ने सीएनजी और पीएनजी वैट में 10% की कटौती भी की है। सीएनजी पर वैट में कटौती से उपभोक्ताओं को 6 से 7 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा, जबकि पीएनजी में उपभोक्ताओं को 5 से 6 रुपए प्रति किलो का फायदा होगा। सीएनजी और पीएनजी में राहत देकर सरकार 300 करोड़ का बोझ सरकार पर पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी में राहत से सरकार पर कुल 1650 करोड़ का बोझ भी पड़ेगा। आपको बताएं कि गुजरात में इसी साल अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। एक तरफ जहां गुजरात सरकार ने फ्री सिलेंडर की घोषणा की, तो वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किश्त जारी की। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त जारी की जाती है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई है। लगभग 300 स्टार्टअप्स ने प्रिसिशन फार्मिंग संबंधित अपने इनोवेशन का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हो गया। इसमें करीब 96% वोट डाले गए। कांग्रेस प्रमुख के पद पर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को सामने आएंगे। अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने मतदान किया। कांग्रेस मुख्यालय पर वोटिंग के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि नए अध्यक्ष का इंतजार लंबे वक्त से था। वोटिंग खत्म होने के बाद चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि 9,900 में से 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाले। मतदान के दौरान शशि थरूर ने एक ट्वीट किया और कहा कि कुछ
लड़ाइयां हम इसलिए भी लड़ते हैं क्योंकि इतिहास ताकि याद रख पाए कि वर्तमान खामोश नहीं था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को लेकर पीएम मोदी से खास अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि सौरव गांगुली को आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से निर्णय ना लें बल्कि क्रिकेट खेल के लिए फैसला लें। बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरव गांगुली को गलत तरीके से अध्यक्ष पद के लिए अलग किया गया है। कोलकाता पुलिस ने आज भी हावड़ा में 2 कारोबारी भाइयों के घर तलाशी अभियान जारी रखा। इसमें करोड़ों की नकदी और भारी मात्रा में सोने और हीरे के जेवरात जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 8 करोड़ 15 लाख रुपए नकद बरामद हो चुके हैं, साथ ही लाखों के गहने भी मिले हैं। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, सभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने व्यवसायी भाइयों के आवास से 2 लैपटॉप, 1 टैब और कई बैंक दस्तावेज जब्त किए हैं। इससे पहले शनिवार रात व्यवसायी भाइयों के शिवपुर इलाके स्थित फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने व्यवसायी के गैरेज में खड़ी कार से 2 करोड़ 20 लाख रुपए नकदी और सोने, चांदी और हीरे के जेवरात बरामद किए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट ज्योति जगताप को जमानत दे दी है, देने से इनकार कर दिया है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि एल्गार परिषद माओवादी लिंक मामले में एनआईए की ओर से दर्ज केस पहली नजर में सही प्रतीत हो रहा है। एनआईए ने आरोप लगाया है कि जगताप प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को देश के शहरी क्षेत्रों में विस्तार करने में जुटी हुई थी। एल्गार परिषद का आयोजन 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुआ था। इसका मकसद सरकार का विरोध करना और उसके खिलाफ नफरत फैलाना था। जगताप पर परिषद के सम्मेलन के लिए दलितों को उकसाने का भी आरोप है। तो ये दिन भर का अपडेट, और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। और कवर स्टोरी जुड़ी है आज हमारी डिजिटल बैंक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के 75 जिलों को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये डिजिटल बैंक आम नागरिकों के बैंकिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने का काम करेंगे। इन डिजिटल बैंकों के लिए आरबीआई ने अप्रैल में गाइडलाइंस जारी की थी। डिजिटल बैंक दरअसल फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट और हब हैं, जहां बैंक से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं डिजिटल रूप में मुहैया की जाएंगी। यहां आपको बैंक से जुड़े सभी तरह के प्रोडक्ट्स मुहैया किए जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स यानी कि डीबीयू 7 दिन 24 घंटे सेवा देंगे। यहां ज्यादातर काम सेल्फ सर्विस मोड में होगा, यानी कि अगर आपने अपने बैंक खाते में कैश जमा करना चाहते हैं तो वो मशीन के जरिए आप कभी भी खुद कर पाएंगे। ग्राहकों के पास मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजैक्शन सिस्टम कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड और पॉइंट ऑफ सेल के लिए डिजिटल किट होंगी। शुरुआत में कम से कम 10 सर्विसेज की सुविधा मिलेगी और बाद में ये सर्विसेज बढ़ाकर 30 से ज्यादा की जाएंगी। जहां आम बैंकों की शाखाओं में काफी ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, वहीं डीबीयू पेपरलेस होगा। इन्हें बैंक की शाखा नहीं बल्कि स्पेशल डिजिटल एंटिटीज के रूप में गिना जाएगा। फिलहाल कमर्शियल बैंक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को शुरू कर पाएंगे, हालांकि इसके लिए उनके पास डिजिटल बैंकिंग का अनुभव होना जरूरी है और ये बैंक अपने टियर 1 और टियर 6 सेंटर्स में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया है उसकी सीधी टक्कर फिनटेक कंपनियों से होगी। दरअसल मौजूदा वक्त में फिनटेक डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज मुहैया करने में सबसे आगे है। हालांकि यह काम वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों यानी कि एनबीएफसीज के साथ मिलकर करती हैं। अब कमर्शियल बैंक भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोल रहे हैं और वक्त के साथ इनकी संख्या बढ़नी तय है। तो क्या है ये डिजिटल बैंक और कैसे इनसे एक कंज्यूमर के लिए बैंकिंग का एक्सपीरियंस बदल जाएगा, टारगेट ऑडियंस क्या है और इसको लाने का मकसद क्या है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो बड़े बेसिक से हैं, बुनियादी से हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लियर नहीं हुए हैं। और इनकी क्लैरिटी के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट के फाउंडर डायरेक्टर मधु एकम्बरम जी जुड़ चुके हैं। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल तो हर कोई यही पूछ रहा है कि ज्यादातर बैंक तो अब डिजिटाइज हो गए हैं, हर किसी का ऐप आपके मोबाइल पर है, बैंक जाने की जरूरत आपको वैसे भी नहीं है, ऐप से आप बैंकिंग कीजिए, मोबाइल बैंकिंग कीजिए, तो फिर ये डिजिटल बैंक अलग कैसे है?
देखिए, पहले बात आपने सही कहा कि ऑलरेडी काफ़ी सारा डिजिटाइज़ेशन हो चुका है बैंकिंग सिस्टम में और सारे बैंक्स का ऐप्स भी मिलते हैं उनका मोबाइल डिवाइसेस में, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू वो लोग बैंकिंग कर सकते हैं। बट ये जो है, ये जो पेनिट्रेशन है, ये एक एजुकेटेड मासेस को ही अभी तक हुआ है। जो इंटरनेट बैंकिंग और जो एजुकेटेड मासेस है, जो मेट्रो सिटीज में है या टायर वन सिटीज में है, यहाँ पे ही इसका बहुत ज्यादा उपयोग या इसका यूजफुलनेस पाया जा रहा है। अभी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है कि वहां पे एक असिस्टेड सर्विसेज मिलेगा। असिस्टेड सर्विसेज मतलब ये तो एक फिजिकल यूनिट है। पहली बात, एक डिजिटल बैंक मतलब एक फिजिकल ब्रांच जैसे एक यूनिट रहता है वहां पे, जहां पे सेल्फ सर्विस मोड पे, यानी कि कस्टमर का एक ट्रस्ट फैक्टर आता है उस पर्टिकुलर डिजिटल बैंकिंग यूनिट में एंटर करते ही कि ये बैंकिंग सिस्टम है और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत असिस्टेंस भी मिलेगा और अपना सारे काम भी हो जाएगा। तो जब भी ये कस्टमर्स वहां पे एंटर करेंगे, सेल्फ सर्विस मोड में काफी सारा सर्विसेस रहेगा, उसके साथ असिस्टेड मोड पे भी सर्विसेस रहेगा, यानी कि वहां पे थोड़ा बहुत डिजिटल बैंक यूनिट के कोई एग्जीक्यूटिव्स वहां पे मौजूद रहेंगे जो कस्टमर्स को हेल्प करेंगे कि कैसे वो डिजिटली पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करें। तो हालांकि अभी देखिए, बात यह है कि काफी लोगों को थोड़ा बहुत असिस्टेंस का जरूरत पड़ता है कोई बैंकिंग करने करने में। सारे लोग मोबाइल ऐप में आज का डेट में नहीं कर पाते हैं। उनका कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उनका कई सारे इश्यूज रहते हैं। ये रही पहली बात। सेकेंड बात क्या है, जो भी बैंक का मोबाइल ऐप अगर आप देखेंगे, उसमें सोचिए कि उनको चेक लीफ को अगर अप्लाई करना है या चेक को कोई कैंसिल करवाना है, ऑलरेडी इशूड चेक को कैंसिल करवाना है, ऐसे सारे चीजें पूरा ऐप में कंप्लीट 100% सर्विसेज अवेलेबल नहीं रहते हैं। एक लिमिटेड सर्विसेज ही आज के दिन में एक ऐप में रहता है। तो ऐसे सारे सर्विसेज भी यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट में आगे जाके ऐड होते रहेंगे, ताकि कस्टमर्स एक आइडिया ले लेंगे कि कैसे इसको डिजिटली एक्सेस करें। ओवरऑल क्या है कि पूरा एक बैंकिंग सिस्टम डिजिटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन और बहुत बड़ा है और पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम बहुत जरूरी है आज का डेट में। आज का डेट में बैंकिंग सिस्टम पेनिट्रेशन बहुत हाई लेवल पे है मेट्रो सिटीज और टायर वन सिटीज पे। जैसे ही आप टायर टू, टायर थ्री या T4 सिटीज हम लोग जो बोलते हैं या रूरल सिटीज बोलते हैं, वहां पे इसका एक्सेस बहुत थोड़ा कम है। तो एक डिजिटल मोड पे जा रहे हैं, एक ट्रांजिशन फेज है, यानी कि फिजिकल बैंकिंग से एक डिजिटल बैंकिंग के तरफ के लिए ये एक ट्रांजिशन मोड है। पहले फिजिकल ब्रांचेस रहते हैं, अभी एक फिजिटल मोड हो गया। फिजिटल माने डिजिटल बैंक यूनिट्स एक फिजिटल है, दोनों फिजिकल और डिजिटल है, यानी कि वो ब्रांच रहेगा, वहां पे असिस्टेंस मिलेगा और ये नेक्स्ट फेज में कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगा। यानी कि अभी दो ऑप्शन है, एक सेल्फ सर्विस मोड का और दूसरा डिजिटल असिस्टेंस मोड। तो दोनों है ये। इसमें आप फिजिकली भी जाकर जो है इस सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं और सेल्फ सर्विस मोड पे भी कर सकते हैं। अब एक बुनियादी सवाल, अब इसमें खाता क्या नया खुलाना होगा इस डिजिटल बैंक यूनिट में, या जो ऑलरेडी आपके बैंक खाते खुले हुए हैं उन्हीं में ही आपको ये सर्विसेज अवेल होंगी? कैसे काम करेगा ये? देखिए, अंडरलाइंग सिस्टम जो है बैंकिंग का वो कभी चेंज नहीं होगा। कोई नया खाता खोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी कस्टमर का ऑलरेडी खाता है, उसी के ऊपर जो भी डिजिटल सर्विसेज चाहिए, डिजिटल बैंकिंग के थ्रू सर्विसेज चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अगर किसी को नया खाता खुलाना है, नया अकाउंट खुलाना है, तो वहां पे वो लोग जाके वो नया अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। बट इसमें कोई अपना एग्जिस्टिंग बैंकिंग जो अकाउंट्स है या वहां पे बैलेंसेस है या उनका जो भी बैंकिंग रिलेशन है कस्टमर का एक बैंक के साथ, वो कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये एक सर्विस है, ये एक ऑन टॉप ऑफ इट एक वैल्यू एडेड सर्विस है जो डिजिटली हो जाएगा, ताकि इसमें एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये जो डीबीयूज होंगे, इसमें हर बैंक के जो ग्राहक हैं वो सर्विसेज अवेल कर सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर बैंक इसमें होंगे? ये हर देखिए, पहले तो करीबन 11 या 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और एक कुछ प्राइवेट बैंक्स है, कुल मिला, और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कुल मिला के कुछ 20 के करीब बैंक्स है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फेज 1 में। तो इसी बैंक्स का डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुल रहा है। सारे बैंक्स का अभी तक नहीं खुला है, वो शायद फेजेस में खुल जाएगा। बट अभी फेज 1 में कुछ ही बैंक्स जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका ही डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अभी खुल रहा है। एक फेज 1 है, स्टेप 1 है। आगे जाके सारे बैंक्स का डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खुल जाएंगे
तब थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा। सारे कस्टमर्स, कोई भी बैंक अकाउंट हो, कोई भी उनका ब्रांचेस में हो, वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जाके डिजिटल सर्विसेज पा सकते हैं। बट अभी के लिए तो ये फेज 1 है। और एक यहाँ से काफी सारा लर्निंग्स मिलेंगे बैंकिंग सिस्टम को और गवर्नमेंट को कि ये कितना इफेक्टिव है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आना है। उसको इम्प्लीमेंट करते हुए फेज 2 ओपन होगा और सारे और बैंक्स को भी ऐड किया जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जिनके पास आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बैंकिंग सर्विसेज डिजिटली एक्सेस करने का, उनके लिए ये बहुत ही एक कारगर सर्विसेज साबित होंगी। क्या एक आम ग्राहक को क्या चाहिए होगा? फोन, इंटरनेट, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी इसको अवेल करने के लिए? देखिए, जब कस्टमर इस डिजिटल बैंकिंग यूनिट में चला जाता है तो वहां पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहेंगे। वहां पे उनका एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, एक मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी कि जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस में जो टीवी में देखते हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े पैनल्स रहेंगे जहां पे उनको ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े मात्रा में दिखेंगे कि उनको क्या करना है, उनका अकाउंट एंटर करना है एंड एवरीथिंग। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट के अंदर जाते हुए ग्राहक उनका डेबिट कार्ड और उनका अकाउंट डिटेल्स तो कैरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक बैंकिंग अकाउंट नंबर का आइडेंटिटी है। सेकंड चीज, उनका मोबाइल फोन उनको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओटीपीस आते हैं। तो वो ओटीपी तो एंटर करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो अकाउंट उनको बिलोंग करता है। तो एक मोबाइल और उनका अकाउंट डिटेल्स, ये दोनों काफी जरूरत पड़ेगा। और एक अपना एक आईडी कार्ड लेके जाना है उनको, ताकि अगर कोई भी केवाईसी का रिक्वायरमेंट हो तो वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो बैंकिंग सर्विस ले। तो 3 चीजें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कोई भी बैंक के साथ बात करने से पहले, या कोई ब्रांच या डिजिटल बैंक यूनिट के साथ एक इंटरेक्शन में। 3 चीजें बहुत जरूरी है। एक मोबाइल फोन चाहिए जहाँ पे ओटीपी आता है, एक आईडी कार्ड चाहिए जहाँ पे वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उनका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स जिसके ऊपर उनको कोई सर्विसेज लेना पड़े, तो ये तीनों चीजें लेके जाना पड़ेगा कस्टमर्स को। ठीक है। 24/7/365, यानी कि आप जब मर्जी चाहें डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लेकिन संभवतः शायद सिर्फ सेल्फ सर्विस मोड में। डिजिटल असिस्टेंट मोड के लिए आपको थोड़ा सा टाइमिंग देखना पड़ेगा डीबीयू का। करेक्ट, ये थोड़ा एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन प्रॉब्लम्स है। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जो एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं वो कितना शिफ्ट्स में काम करेंगे, ये बैंक्स का डिसीजंस रहेगा। बट डेफिनेटली जो डे टाइम में, वीकडेज और वर्किंग आवर्स में जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पे तो उनको असिस्टेंस मिलेगा। जो ऑफ आवर्स है या वीकेंड से, यानी कि संडे से, या ऑफ आवर्स यानी कि रात को 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, वहां पे एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करना मुश्किल रहेगा बैंक को इनिशियली स्टार्ट करते हुए, तब सेल्फ असिस्टेंस मोड पे रहेगा। बट इन जनरल जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है और नॉर्मल वीकडेज है, उन दिनों में तो उनको असिस्टेंस जरूर मिलेगा वहां पे। अच्छा, जैसा कि हमारी स्टोरी में भी रिपोर्ट किया गया है कि फिनटेक्स को बड़ी चुनौती मिलने वाली है इससे, क्या ऐसा होगा सच में? देखिए, थोड़ा हद तक यस और थोड़ा हद तक नो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का डेट में ऑलरेडी काफी सारा एक नियो बैंकिंग एक कॉन्सेप्ट है। नियो बैंकिंग एप्स काफी सारे हैं जो बैंक के अकाउंट के ऊपर काफी सारा सर्विसेज इजी करके डिजिटल एप्स के द्वारा वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रही डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की बात, वहां पे एक बड़ा चीज क्या आता है कि कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर। कोई भी, अगर हम लोग आज का डेट पे मोबाइल फोन में एक ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पे पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस करने में, अपना ओटीपी सेंटर करने में या अपना पासवर्ड सेंटर करने में लोगों को ऑलवेज एक डाउट रहता है कि ये मतलब कोई मेरा डेटा चुरा नहीं ला रहा है या मेरा ओटीपी का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये सारे इश्यूज कस्टमर के दिमाग में बहुत रहता है। अब डिजिटल बैंक यूनिट्स जो रिकॉग्नाइज्ड है, जो बैंक्स चला रहे हैं और वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है, वहां पे कस्टमर्स का जो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है। तो इस मामले में जरूर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के ऊपर कस्टमर्स का ट्रस्ट ज्यादा है, तो काफी सारा एक्सेस वो लोग बिना कोई शक के वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रही बात फिनटेक्स का, जो है ये एक इनोवेशन सिस्टम है। जब भी एक सिस्टम बनता है और उसका एपीआईज या उसका एक्सेसिबिलिटी कोई टेक्नोलॉजी कंपनीज को मिलता है, उसका सर्विसेज ऑलवेज फिनटेक्स ने उसको बड़ा किया है। अभी देखिए, कोई भी लोन्स का सर्विस हो या इंश्योरेंस सर्विस हो या ब्रोकिंग सर्विस हो, इसको ज्यादातर फिनटेक्स ने उसको एक बहुत डीप पेनिट्रेशन में लेके गए हैं। तो इसके ऊपर भी एक कोवर्किंग, आई मीन बैंक्स और फिनटेक्स जुड़ के काम करेंगे, ये मेरा
एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल। तो इसमें दोनों मिलके काम करके इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। एंड ऑफ द डे गोल क्या है? गोल ये है कि सारे बैंकिंग सिस्टम बहुत आसान रूप से ग्राहकों को मिले। उसमें फिनटेक्स ऑलवेज कैटलिस्ट होके एक्ट कर रहे हैं। तो इस डीबीओ के ऊपर भी उनका जो योगदान रहेगा वो भी इनोवेशंस करके आएंगे, तो ये बिल्कुल। एक वर्किंग मोड पे अच्छा चलेगा। नहीं, और इसमें मैं एक ऐड कर दूं मधु, जो सोच रहे हैं कि भाई फिनटेक के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, मुझे लगता है कि फिनटेक के लिए एक राह ऐसे खुल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डीबीयूज हैं ये डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देंगे। अब जितनी डिजिटल फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, उतना जो फिनटेक अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस उनको ऑफर कर रहा है तो उसके प्रति ट्रस्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा कस्टमर का जो एजुकेशन है वो एम्पावर होगा, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस आएगी, सेफगार्ड्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। तो फिनटेक अगर कोई बहुत अच्छा ऑफर कर रहा है तो उसके प्रति भरोसा अपने आप बढ़ जाएगा और वो एक्स्ट्रा सर्विसेज को अवेल करने के लिए उस फिनटेक पर जाकर भरोसा दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये इकोसिस्टम सबके लिए विन विन है। बैंकिंग और इकोसिस्टम सबके लिए विन विन सिचुएशन है और अल्टीमेटली इसमें एक कंज्यूमर जो है वो एम्पावर हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत आसान भाषा में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी, और ये कवर स्टोरी है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ट्रस्ट पर ट्रस्ट एक महीना भी नहीं चल पा रहा। प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पिछले हफ्ते ही अपने वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टन को बर्खास्त कर दिया था और अब बर्खास्तगी की तलवार खुद उनके गले पर लटकती नजर आ रही है। महज एक महीने के भीतर ही लिज ट्रस की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ गई हैं। उनकी खुद की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। एक बार फिर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने की मांग उठ रही है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद ट्रस के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। इन सांसदों का मानना है कि लिज ट्रस लोगों के बीच छाप छोड़ने में फेल हो गई। बताया जा रहा है कि इन सांसदों में 20 वो भी सांसद शामिल हैं जिन्होंने जॉनसन सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया था। इन सब के बीच एक बार फिर आम चुनाव जल्द होने की कवायद भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां लिज ट्रस को हटाने की मांग तेज हो रही है, दूसरी तरफ ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। ऋषि सुनक ने पहले ही टैक्स में कटौती से संबंधित फैसले लेने की बात कही थी और साथ ही में आर्थिक मंदी आने की आशंका भी जाहिर की थी, लेकिन लिज ट्रस ने अपने मिनी बजट में जहां टैक्स के मोर्चे पर बदलाव किए और बाद में उन्हें अपने ही फैसलों से पलटना पड़ा और आज वो फैसले लागू भी कर दिए गए हैं जो यू टर्न लिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों का मानना है कि देश में नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है। अधिकांश सांसद लिज ट्रस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो कई ऋषि सुनक के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। महज एक महीने के भीतर लिज ट्रस की लोकप्रियता काफी ज्यादा घट गई है। इसकी कई वजहें रही। मिनी बजट में आम लोगों पर ज्यादा टैक्स लाने का फैसला उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है। इसके अलावा अपने वित्त मंत्री क्वासी को हटाने से भी जनता के बीच गलत संदेश गया। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों का मानना है कि लिज ट्रस अपनी लोकप्रियता खो रही हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि ब्रिटेन में एक कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल सिस्टम तो है वहां पर, लेकिन जो वहां पर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, क्या उनकी नीतियों को समझने में इतना बड़ा एक नॉलेज डेफिसिट है कि कोई समझ नहीं पाता है कि किसकी नीतियां क्या होंगी, और ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं वहां के लोग, वहां के राजनेता, कि किस नीति से भविष्य में क्या उसके परिणाम देखने पड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से क्यों ऐसा लग रहा है कि एक अपरिपक्व सी वहां पर राजनीतिक व्यवस्था ने जन्म ले लिया है, वो भी तब जब ब्रिटेन पूरा आर्थिक रूप से संकट से घिरा हुआ है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ओआरएफ में स्ट्रैटेजिक स्टडीज के हेड प्रोफेसर हर्ष पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर पंत, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर पहले तो मेरे को ही ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिज ट्रस का चुना जाना और उसके बाद इतनी जल्दी सब कुछ हो गया, एक टाइम भी नहीं लगा, सब कुछ जैसा मैं कह रहा था बड़ा अपरिपक्व सा लग रहा है। कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाए। लिज ट्रस की नीतियां पहले से क्लियर थी, लेकिन वो उनके परिणाम क्या होंगे कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाया। ये क्यों ऐसा अपरिपक्वता सी वहां पर दिख रही है? नहीं, देखिए, लिज ट्रस की जो पॉलिसीज थी उस पर पहले भी काफी सवालिया निशान थे और ऋषि सुनक ने इनफैक्ट ये बात कही थी कि मैं प्रधानमंत्री का पद भले ही हार जाऊं, लेकिन मैं ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहता जो कि जो
एक्सचेकर है ब्रिटेन का, उसको परेशानी दे आगे चलकर। जो उनका इशारा लिज ट्रस की पॉलिसीज पर था, जहां पर वो ये कह रही थी कि मैं टैक्स कम करूंगी और टैक्स कम करना ही सबसे अच्छा तरीका है इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। और ब्रिटिश जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसमें जो रैंक एंड फाइल था वो आइडियोलॉजिकली दे आर कमिटेड कि वो टैक्स कट्स देखें। तो इसलिए कहीं पर आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन उनको चुनाव जिताने ने चुनाव लिज ट्रस को चुनाव जिताया। हालांकि रैंक एंड फाइल जो एमपीज थे कंजर्वेटिव पार्टी के, वो काफ़ी खिलाफ थे लिज ट्रस के, और वो ऋषि सुनक को सपोर्ट कर रहे थे, जैसा कि नंबर्स में पता चल रहा था उस समय भी। तो कहीं पर ये बात जाहिर थी कि लिज ट्रस जो हैं वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसमें परेशानी है, उसमें एक तरह की अपरिपक्वता है, उसमें एक बैलेंस नहीं है। लेकिन ये नहीं, जो मार्केट्स थे वो इस बात को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि लिज ट्रस जब सरकार में आएंगी तो धीरे धीरे अपने कदम इस तरफ बढ़ाएंगी, वो देखेंगी कि हालत कितनी खराब है, और इसके चलते वो अपने जो डिसीजन है उनको धीरे धीरे आगे ले जाएंगी। लेकिन उन्होंने लिज ट्रस ने क्या किया, आने के बाद एकदम से पूरी तरह एक्सेलरेटर मार दिया, और जो उन्होंने मिनी बजट अपनाया उसमें जिस तरह की उन्होंने टैक्स कट्स की बात करी, हाई इनकम टैक्स जो सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट पॉपुलेशन थी उसके लिए उन्होंने टैक्स कट्स दिए। और जो उसको जब उनको बैलेंस करने की बात आई, बुक्स में जब उनसे सवाल पूछे गए कि ये कैसे बैलेंस होगा, इस तरह के टैक्स कट्स को अगर आप दे रही हैं तो कहाँ पर आप कटौती करेंगे, उनके पास ऐसे जवाब नहीं थे। तो इस समय जो समस्या ब्रिटेन की है वो इतना हाई इन्फ्लेशन है, इतनी बुरी हालत है कि जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको सपोर्ट की जरूरत है, और वहां पर सपोर्ट के लिए सोशल सेक्टर स्पेंडिंग की जरूरत है। अगर सबसे जो वेल्दीएस्ट क्रीमी लेयर है, अगर उसको टैक्स कट्स दिए जाते हैं तो उसका खामियाजा जो है वो गरीबों को भुगतना पड़ेगा, और इसीलिए जो दरार पड़ती नजर आ रही है कंजर्वेटिव पार्टी में, और जो लेबर पार्टी आगे बढ़ रही है पोल्स में, उसका ये किसी हद तक लिज ट्रस की एक तरह से अपरिपक्व इकोनॉमिक पॉलिसी का नतीजा है। उन्होंने अपने चांसलर को उनको बर्खास्त करना पड़ा, लेकिन अब सवाल ये है कि वो कब तक इस पद पर टिक पाएंगे। एब्सोल्युटली सर, मेरा अगला सवाल भी वही है। अब लग रहा है कि अवश्यंभावी होगा लिज ट्रस का बाहर जाना, लेकिन वो कब तक मुमकिन हो पाएगा? और दूसरा, क्या स्वाभाविक रूप से ऋषि सुनक ही अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे, या आप देख रहे हैं कि रेस में कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, रेस तो एक तरह से ओपन होगी। अगर रेस होती है तो इसमें दो मत हैं इस समय। एक मत यह है कि जल्दी से जल्दी लिज ट्रस को हटाया जाए, क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स हैं वो बार बार इस बात का अंदेशा दे रहे हैं कि ट्रस कंटिन्यू करती हैं तो लेबर पार्टी को बहुत फायदा हो रहा है। हर दिन वो सत्ता में है, हर दिन लेबर पार्टी के नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो ये चाहते, उसमें कई जो उनके रैंक एंड फाइल के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको इस बात पे सोचना चाहिए इनको किस तरह से हटाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पलड़ा है वो ये कह रहा है कि बार बार लीडरशिप कॉन्टेस्ट हो, बार बार प्रधानमंत्री का पद बदला जाए, ये अपने आप में ये दिखाता है कि दिखाएगा लोगों को कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल गवर्नेंस की पार्टी हुआ करती थी कंजर्वेटिव पार्टी, वो अब इस लायक नहीं रही कि वो गवर्न कर पाए ब्रिटेन को। तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदायी हो सकता है। और अगर लीडरशिप कॉन्टेस्ट होता है तो उसमें वापस से जो सारे लीडर्स आएंगे उनको कुछ समय लगेगा एक दूसरे से कंटेस्ट करने में, वो फिर आपस में लड़ाई करेंगे, आपस में जो उनके मतभेद है वो सामने आएंगे, और इससे कंजर्वेटिव पार्टी की ब्रांड वैल्यू और कम हो जाएगी। तो इसमें दो पलड़े हैं इस समय, लेकिन ये दिख रहा है कि लिज ट्रस का जो सपोर्ट बेस है वो कम होता जा रहा है, दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और कहीं पर जो चांसलर जो गए हैं क्वाटेंग, उनका जाना एक तरह से स्केपगोटिंग था, क्योंकि अल्टीमेटली जो पावर है वो तो प्रधानमंत्री के पास है, और प्रधानमंत्री पद को जो संभाल रही हैं लिज ट्रस, सवालिया निशान उनके ऊपर है कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस कैसे लिए जो एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि ब्रिटेन जो है आज ग्लोबली एक लाफिंग स्टॉक बनता जा रहा है। एब्सोल्युटली। और कंजर्वेटिव पार्टी के तमाम लीडर्स का भी यही कहना है, विद इन द पार्टी ऑल्सो, कि आपने बलि का बकरा क्यों बनाया? आप सारी नीतियों के लिए आप जिम्मेदार हैं, और आप जो है बलि का बकरा क्वासी को बना रही हैं, तो इसका मतलब अभी भी आप नहीं मान रही हैं कि आपने गलतियां की हैं। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का उनका पहलू है। लेकिन अब, और लास्ट टाइम जो प्रोफेसर पंत आपसे जो हमारी बातचीत हुई थी, आपने बड़ी मार्के की बात कही थी हिंदुस्तान के लिहाज से, और मैं थोड़ा सा उस पर आऊँगा।
वापस अगर ऋषि सुनक का नाम चर्चा में आने के बाद अगर एक्चुअल में उनकी ताजपोशी हो जाती है, तो एक भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करना, आपने कहा था कि भारतीयों के लिए ज्यादा मुश्किल होता है, और हमने देखा गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन क्या कर रही हैं वहां पर भारतीय मूल की होने के बावजूद। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किलों भरी राह हो जाएगी हैंडल करना ऋषि सुनक को। देखिए, भारत का जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट था कंजर्वेटिव पार्टी में के साथ जो सरकार चला रही थी बोरिस जॉनसन के टाइम से, वो ये था कि जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत एम्बिशियस है, भारत और यूके जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने ये देखा, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, किस तरह से होम सेक्रेटरी ने उसको एक तरह से दरकिनार कर दिया। जिस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए उससे पूरा एटमॉस्फेयर खराब हो गया, और कहीं पर ये लगा कि जो डील होने वाली थी, दिवाली तक पहले बात थी, फिर ईयर एंड की बात आई, अब वो काफ़ी दूर लग रही है। क्योंकि उसमें दो परेशानियां हैं। एक तो ये जो इन्होंने नया मुद्दा उठा दिया है कि मोबिलिटी, वर्कर, माइग्रेंट वर्कर मोबिलिटी का इशू है। इसको ये कह रही हैं कि हमको माइग्रेशन के नज़रिए से देखना पड़ेगा, जो कि पहले ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इसमें ब्रिटेन फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा। लेकिन वो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये इसलिए किया, होम सेक्रेटरी ने, क्योंकि वो भी अपने आप में एक तरह से दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद की। वो ये देख रही थी कि कंजर्वेटिव पार्टी में जो हॉकिश मेंबर्स होते हैं माइग्रेशन पर, उनकी ज़्यादा संभावना होती है कि वो लीडरशिप तक पहुंचे। तो उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन करने की कोशिश करी, और उस पॉलिटिकल पोजीशनिंग में उन्होंने ये एफटीए का जो काम था ये खराब कर दिया। अब अगर ऋषि सुनक आते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, और वो ये दिखाना चाहेंगे कि वो सिर्फ भारतीय मूल के हैं इसलिए वो एफटीए साइन नहीं कर रहे हैं। वो उसके माइग्रेशन का इशू है उसको भी सीरियसली ले रहे हैं। तो उसमें भी हमारे लिए दिक्कतें बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऋषि सुनक के आने से कोई बहुत परिवर्तन आएगा। कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस समय, जो गवर्नेंस की पार्टी जो गवर्न कर रही है इस समय ब्रिटेन को, वो अपने आप में अंतर विरोधों से घिरी हुई है। और उन अंतर विरोधों के चलते जो लैक ऑफ गवर्नेंस है, लैक ऑफ कोहिजन है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उनके पास इतनी स्पेस ही नहीं है, बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो इतने जो एम्बिशियस ये प्रोजेक्ट है इसको फ्रूइशन तक ले जा पाए। और बहुत इंटरेस्टिंग जो दूसरी चीज़ हो रही है कि जैसे जैसे लेबर पार्टी ऊपर बढ़ रही है, लेबर लीडर्स भारत को कोट कर रहे हैं। हमने स्टामर साहब को देखा कि वो अभी दिवाली के मौके पर भारतीय मूल के लोगों से मिले। उन्होंने ये बात कही कि मैं ट्रेड को प्राथमिकता देना चाहता हूं, और भारतीय मूल के लोगों को उन्होंने हिंदू फोबिया का भी जिक्र किया कि हिंदू फोबिया की कोई जगह नहीं है ब्रिटेन में। तो जो लेबर पार्टी जैसे जैसे सत्ता के नज़दीक पहुंचती जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो भारत को कोट करेगी, भारत की मूल के लोगों को कोट करेगी, तो उसकी इलेक्टोरल चांसेस और बेहतर होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी एफटीए को सुलझाने में। और अगर कुछ महीनों बाद चुनाव होते हैं और लेबर पार्टी बहुमत से आती है, तो वो ज़्यादा आसान परिस्थिति बनती दिख रही है। ये अजीब विडंबना है इस समय ब्रिटिश पॉलिटिक्स की। एब्सोल्युटली। मेरा एक सवाल ये भी था रिलेटेड कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन आपने उसका उत्तर बखूबी दे दिया कि कंजर्वेटिव्स वर्सेस लेबर किस तरह से माइलेज ले रहे हैं और उनके बयान किस तरह से बदल रहे हैं, इस पर भी अब सबकी नज़र है। बहरहाल ऋषि सुनक इस पूरे मामले में अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उन पर आ सकती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे आगे ब्रिटेन की राजनीति बढ़ती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हर्ष पंत, आपने वक्त निकाला, इतना शानदार विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर। और इंडिया 360 में इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको दे रहे हैं हम लोग। दवाओं की खराब क्वालिटी से जुड़ी हुई ये बेहद महत्वपूर्ण खबर आई है मद्रास हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी पर। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि खराब क्वालिटी के लिए दवा कंपनी के पूरे बोर्ड को भी जिम्मेदार माना जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए, कोर्ट ने कहा है कि खराब क्वालिटी की जो दवाएं हैं उसके लिए दवा कंपनी के पूरे बोर्ड को जिम्मेदार माना जा सकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सनराइज इंटरनेशनल लैब्स नाम की दवा कंपनी के डायरेक्टर्स की अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। जस्टिस जी जयचंद्रन की बेंच का यह फैसला मौजूदा हालात में काफी अहम हो सकता है, क्योंकि हाल ही के दिनों की कुछ घटनाओं के बाद दवा कंपनियों की क्वालिटी और उनकी निगरानी को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। इस फैसले के क्या मायने हैं, क्या कहा है कोर्ट ने, समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ
मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, क्या कहा है कोर्ट ने और कोर्ट की इस टिप्पणी के मायने क्या हैं? बिल्कुल, मद्रास हाई कोर्ट में एक दवा कंपनी सनराइज इंटरनेशनल थी, तो उसमें 4 डायरेक्टर थे। 4 में से 3 डायरेक्टर्स ने ऐसा दावा किया कि चूंकि रोज के कामकाज में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनका कोई रोल नहीं था, इसलिए उनको जो राज्य सरकार ने मुकदमा किया था उनके ऊपर खराब दवाओं की क्वालिटी को लेकर, और ये जो दवा थी ये थायराइड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा थी और सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई होती थी। लेकिन जो जांच में ये पाया गया, सरकार ने पाया कि दवाओं की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड थी, यानी खराब थी और ऐसी दवा लोगों के लिए अच्छी नहीं हो सकती थी। तो उस पर जो है राज्य सरकार ने इन 4 डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा किया था। कंपनी के जो 4 डायरेक्टर थे उसमें से 3 डायरेक्टर्स ने कहा कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि कंपनी में क्या होता था, वो केवल चेक पर साइन करते थे और इसलिए उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका कंपनी के कामकाज में नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब दवाएं बनाने का फैसला कंपनी के बोर्ड ने लिया, कंपनी के मैनेजमेंट ने लिया, तो भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में क्यों ना रहे हों डायरेक्टर्स, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और अगर आज इस तरह के मामलों में लोगों को छोड़ा जाने लगा तो ये भी संभव है कि लोग देश के बाहर कंपनियां बना लेंगे और यहाँ दवाएं बनेंगी और इस तरह के कई बिजनेस मॉडल जो है वो खड़े किए जा सकते हैं जो शायद लोगों के लिए लोगों के हित में ना हो। तो इस तरह की टिप्पणी के बाद जो बेंच थी मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच, उन्होंने ये जो अपील थी डायरेक्टर्स की कि उनके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के सेक्शन 34 के तहत, वो खारिज कर दिया जाए। तो कोर्ट ने इस मामले में उनकी जो अर्जी थी उसको ठुकरा दिया और कहा, और राज्य सरकार ने कहा कि जनहित में ये करना ज़रूरी है क्योंकि बड़े पैमाने पर दवाओं का इस्तेमाल होता है, बड़े पैमाने पर लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से तय होनी चाहिए। बिल्कुल। और ब्रजेश, ये ना नज़ीर बन गई है, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी नज़ीर बन गई है कि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपकी कंपनी में सब स्टैंडर्ड्स ड्रग्स बिक रही हैं, वो एक आम आदमी के लिए घातक साबित हो रही हैं, तो आप इस बात का ठीकरा जो है किसी और पर नहीं फोड़ सकते। आपकी जिम्मेदारी होगी, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपकी कंपनी में सही और स्टैंडर्ड्स की जो दवाएं हैं वो बन रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, और ये महत्वपूर्ण खबर, इससे जुड़े हुए अपडेट हम आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। मराठी एक्ट्रेस मनवा नाइक आजकल सुर्खियों में है। मनवा ने उबर कैब के ड्राइवर पर बदतमीजी और धमकी देने का आरोप लगाया है, लेकिन कैब ड्राइवर ने बदसलूकी की, और ये बदसलूकी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। बदसलूकी ज़्यादातर महिला यात्रियों के साथ ही होती है, ये भी देखने में आया है। प्राइस सर्ज हो रहा है, ये तो आम बात हो गई है। ओला उबर के ड्राइवरों पर राइड कैंसिल करने के लिए यात्रियों को बीच में ही उतार देना, उनसे बदतमीजी करना, टैक्सी की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देना, पेमेंट कैश में लेने की जिद करने जैसे तमाम आरोप लगते रहते हैं। क्या है ये पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक्ट्रेस और डायरेक्टर मनवा नाइक उबर ड्राइवर को लेकर चर्चा में हैं। मनवा ने ड्राइवर पर बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वो कैब से रात 8:15 पर बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से घर जा रही थीं। वो गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर फोन पर बात करने लगा। जब एक्ट्रेस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो बदतमीजी पर उतर आए। यही नहीं, जब एक्ट्रेस ने पुलिस थाने जाने की बात कही, एक अंधेरी जगह कैब रोकने की कोशिश की। जब एक्ट्रेस को खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बाइक सवार और रिक्शा वाले ने कैब को रोककर उन्हें बाहर निकाला। एक्ट्रेस मनवा नाइक ने पूरी घटना को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। कैब ड्राइवर्स की बदसलूकी और मनमानी का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। खास तौर पर अकेली यात्रा कर रही महिलाओं के लिए कैब सुरक्षित नहीं रह गई है। यही नहीं, सुरक्षा के साथ साथ तमाम तरह की परेशानियां भी यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं। मसलन कैब बुक कराने के बाद भी ड्राइवर नहीं पहुंचता। वो चाहता है कि यात्री अपनी राइड कैंसिल कर दें, जिससे ड्राइवर को कैंसिलेशन के 50 रुपए मिल जाए। यही नहीं, कई बार डेस्टिनेशन पास होने के बावजूद यात्री को लंबी दूरी घुमाकर पहुंचाया जाता है ताकि ज्यादा किराया मिल सके। कई बार कैब ड्राइवर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा राइड कर सकें। यही नहीं, यात्रियों को बीच में ही उतार देने, टैक्सी को साफ नहीं रखने
पेमेंट कैश में लेने की जिद जैसी समस्याएं पुरानी हो चुकी हैं। अब ये भी जान लीजिए कि कैब से यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। दरअसल आप जिस जगह जा रहे हैं उस जगह की जीपीएस लोकेशन ट्रैक करें ताकि ड्राइवर आपको गलत रास्ते पर न भटका सके। ड्राइवर का नाम, कार नंबर, ड्राइवर का फोन नंबर, कैब राइड की जानकारी किसी के साथ जरूर शेयर करें। खतरा महसूस होने पर 100 नंबर पर डायल करना न भूलें। एक्ट्रेस मनवा नाइक के साथ बदसलूकी की घटना ने तमाम कैब ऑपरेटर्स पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। खास तौर पर जो महिलाएं अकेले सफर करती हैं उनके लिए कैब की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अर्बन टैक्सी सर्विसेज को रेगुलेट कैसे किया जाए ताकि कैब में बैठा यात्री खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और आए दिन होने वाली इन कैब एग्रीगेटर्स और ड्राइवर्स की मनमानी पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैलाने के लिए ड्रोन की मदद से नई नई साजिशों को रच रहा है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी से एक बार फिर सेंधमारी कर रहे ड्रोन्स को बीएसएफ ने मार गिराया। पाकिस्तान बर्फबारी होने से पहले लगातार अपने आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। नापाक ड्रोन की सेंधमारी पर भारतीय जवानों की पैनी नजर। आतंकवाद का ड्रोन उड़ा रहे पाकिस्तान की हरकत पर एक बार फिर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सेंधमारी कर रहा ऑक्टाकॉप्टर ड्रोन अमृतसर में दाखिल होने से पहले ही ढेर कर दिया गया। आपको याद दिला दें कि ठीक 3 दिन पहले भी यानी 14 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित रमदास इलाके में बीएसएफ के जवानों को ड्रोन मार गिराने में कामयाबी मिली थी। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों पाकिस्तान के आतंकी कैंप लगाकर पीओके में सक्रिय होते जा रहे हैं। यहां तैनात किए जा रहे आतंकियों को एलओसी के करीब लाए जाने की साजिश लगातार रची जा रही है। मल्टी एजेंसी सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे लॉन्चिंग पैड पर 150 के करीब आतंकियों के होने की जानकारी मिली है, जो सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हैं। बर्फबारी से पहले ये आतंकी लगातार घुसपैठ करना चाहते हैं। आतंकियों को ड्रोन के जरिए हथियार और गोला बारूद की सप्लाई की जा रही है। पिछले साल के मुकाबले आतंकी ड्रोन का दोगुना इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल यानी 2021 में जहां 109 ड्रोन की गतिविधियों को देखा गया, वहीं इस साल सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 214 हो गई है। पाकिस्तान लगातार भारतीय सीमा में चोरी छिपे घुसने के हर हथकंडे को अपना रहा है, लेकिन नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान भूल गया कि उसकी हर आतंकी चाल पर भारतीय सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक लुटेरे चाकू लेकर बैंक में घुसा एक लुटेरा, लेकिन यहां की महिला बैंक मैनेजर इस बदमाश से भिड़ गई। महिला बैंक मैनेजर की हिम्मत देखकर कर्मचारियों ने मिलकर बदमाश को पकड़ लिया। लुटेरे से निहत्थे भिड़ गई बैंक मैनेजर। जान की परवाह किए बगैर बहादुर पूनम से डरकर भागा लुटेरा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है। शाम करीब 4 बजे एक लुटेरा चेहरा ढककर हाथों में लंबा चाकू लेकर बैंक के अंदर घुस गया, लेकिन लूट के इरादे से घुसे बदमाश से बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता निहत्थे भिड़ गए। बदमाश ने बैंक में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों को चाकू के बल पर धमकाना शुरू किया। सबसे पहले उसने बैंक के लोन मैनेजर प्रदीप कुमार को धमकाया और रुपयों की मांग की। प्रदीप कुछ पीछे हटे तो लुटेरा भी उनके पीछे जाने लगा। उसने सबके फोन लेकर एक टेबल पर रखने शुरू कर दिए। इसके बाद वो मैनेजर के कमरे में गया, वहां से मोबाइल फोन लेकर टेबल पर रख दिया। तभी कमरे से मैनेजर पूनम गुप्ता बाहर निकल आई और चाकू से न डरते हुए उससे भिड़ गई। इसी दौरान लुटेरे की जेब में एक तरफ लटका प्लास नीचे गिर गया, जिसे मैनेजर पूनम गुप्ता ने उठा लिया। पूनम बेखौफ होकर लुटेरे के सामने डटी रही।
इसी दौरान बैंक के बाकी स्टाफ भी सामने आ गए और लुटेरे को पकड़ने की कोशिश करने लगे। पुरुष स्टाफ तो फिर भी लुटेरे से बच कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैनेजर पूनम गुप्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर लुटेरे से लड़ती रही। इसके बाद जब लुटेरे को लगा कि वो चारों तरफ से घिर गया है तो वो बाहर की तरफ भागा, लेकिन गेट पर खड़े कर्मचारियों ने गेट बंद कर उसे पकड़ लिया। दरअसल बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं होने से बदमाश बड़ी आसानी से बैंक में घुस गया था। वारदात के वक्त बैंक में करीब 35 लाख रुपए कैश थे, लेकिन पूनम ने अपनी बहादुरी से बैंक लूट को नाकाम कर दिया। बैंक मैनेजर पूनम गुप्ता के मुताबिक वो एक क्षण था जिसे उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि मैं बैंक का हिस्सा हूं, उसे बचाने के लिए मैंने और टीम ने मिलकर काम किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम लवीश उर्फ टिशू अरोड़ा है। वो शादीशुदा है और अपने पिता के साथ फास्ट फूड की रेहड़ी लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात अब बाजार की कर लेते हैं। बाजार में आज शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 491 अंक चढ़कर 58,410 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 126 अंक चढ़कर 17,311 के स्तर पर बंद हुआ। ग्लोबल संकेतों का सहारा नहीं मिलने के बावजूद आज भारतीय बाजारों ने अपनी ताकत दिखाई। शुरुआत लाल निशान में हुई। शुरुआती संकेतों को देखते हुए लग रहा था कि आज भी बाजार गिरेंगे, लेकिन बाजार ऐसा घूमा कि मेटल को छोड़कर सभी सेक्टर भागते नजर आए। छोटे मझोले शेयरों में भी जोरदार एक्शन रहा। आखिर में दमदार रिकवरी के साथ बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। और आज यूएस मार्केट के हाल भी देख लेते हैं, जहां पर जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आप देखिए 430 अंकों की जबरदस्त चाल के साथ 30,000 के ऊपर डाउ जोन्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1.5% की तेजी। और नैस्डैक में आप देखिए 307 अंकों की जबरदस्त तेजी 10,627 के स्तर पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और 2% से ज्यादा की तेजी के साथ S&P भी काम करता हुआ नजर आ रहा है 3,658 के स्तर पर। और कल मार्केट में कहां नजर रखनी है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर बताइए आज का विश्लेषण और फिर कल का मार्गदर्शन। नहीं, बिल्कुल। आज जिस तरीके से SGX निफ्टी का रुझान था और मार्केट उसके विपरीत खुला ठीक, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था। आज SGX निफ्टी एक टाइम पे 125 पॉइंट्स डाउन था। मार्केट खुलते टाइम पे उतना निगेटिव खुला नहीं मार्केट, और बैंक निफ्टी ने अगुवाई की इसकी। तो ऐसा लगता है कि डाउनसाइड पे अच्छी खासी बाइंग आती है और कहीं ना कहीं उन लेवल्स पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट्स को। 17,000 17,100 ये लेवल है जहां पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और आज बैंक्स ने अच्छा माहौल बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट पे भी, जैसे ही एसीसी सीमेंट के रिजल्ट्स आए उसके बाद सारे सीमेंट स्टॉक्स में जो एक नेगेटिव माहौल था, इवन श्री सीमेंट खराब रिजल्ट्स के बाद भी अच्छा खासा रिकवर हुआ। तो ये दिखा रहा है ओवरऑल अंबुजा सीमेंट और इवन बैंक्स, PSU बैंक्स अच्छा कर रहे थे। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग अच्छा कर रहा है। और कहीं ना कहीं अब लगता है कि फार्मा स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए कल के मार्केट्स में। तो बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं, बट अगेन नॉट विद टू मच ऑफ एक्सुबरेंस। थोड़ा हमेशा ध्यान से ही काम करें, क्योंकि मार्केट ऐसे लेवल पे है कि इधर साइड बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो अननेसेसरली शॉर्ट पोजीशंस भी नहीं बनाए और अननेसेसरली बहुत एग्रेसिवली लॉन्ग भी नहीं हो, बट फिर भी एक रेंज में है, टाइट रेंज में मार्केट चल रहा है विद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, बट अपने कॉशियस के साथ, कॉशन के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।